विद्या भारती। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार और मंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। मेरा यानी मंजू द्विवेदी का भी सभी सखियों को नमस्कार और राजश्री जी आपको भी मेरा नमस्कार। अब हमारे श्रोता लिखेंगे पता है मंजू क्या द्विवेदी और त्रिवेदी जी आज एक साथ है ना। हाँ जी, वो तो हम सखियाँ कभी कोई हम हमारा साथ बना ही रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे सखी कोई भी हो हमारे साथ में, लेकिन दिल जो होता है वो सखियों के मिलने से अपने आप ही खुश हो जाता है। वैसे आज बहुत खास दिन है ना राशि जी। हाँ, शिक्षक दिवस। हाँ, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षा के बिना और शिक्षक के बिना जीवन बहुत ही अधूरा रह जाता है, या यूँ कहें कि बहुत खालीपन एक रह जाता है। शिक्षक जो है हमारे जीवन में रंग भरते हैं और इन्हीं रंगों से हमारा जीवन भी रंगीन बनता है। तो आज शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों को सादर नमन करते हैं जो हमारे जीवन में आए और जिन्होंने हमें शिक्षा दी, किसी भी तरह की हो सकती हो शिक्षा, है ना। बिल्कुल, सीखना तो एक निरंतर प्रक्रिया है और जिससे भी कुछ सीखे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में वो शिक्षक हो ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और सही अन्न तो नन्हा प्रसन्न। देखिए, खाने पीने की जब आती है तो हम बड़े लोग तो मतलब अपनी समझ से कि भाई ये हमारे लिए ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है, ये खा लेना चाहिए, थोड़ा ज्ञान भी हासिल कर लेते हैं इस विषय में। लेकिन बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता, उसे तो हम जो खिलाएंगे बस वही खाएगा। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना कि उसके पोषण का पूरा ख्याल रखें हम। तो अगर सही अन्न अगर हम उसे देंगे तो उसको सही पोषण मिलेगा, उसका विकास ठीक तरीके से होगा और बच्चा भी प्रसन्न रहेगा और हम भी प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल। और आज घूमने के लिए हम मंडला जा रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में है ये मंडला और यहाँ मंडला में और इसके आसपास की बहुत सारी जगह हैं जो काफ़ी अच्छी घूमने लायक है। तो आज हम उन बातों की चर्चा करेंगे, है ना। और इसके अलावा वो दिन याद कर तो कौन सा दिन हमें याद करना है आज हम याद करेंगे जब आपने शिक्षक की भूमिका निभाई। और शिक्षक की भूमिका हम अनेकों बार निभाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम स्कूल या कॉलेज में अगर हम शिक्षक के रूप में है तो वही हमारी शिक्षक की भूमिका होती है। जब कोई भी स्त्री जब माँ बनती है तो वो बच्चे के लिए शिक्षिका का काम करती है। हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, उन्हें हम पढ़ाते हैं, तब भी हम शिक्षक की भूमिका में होते हैं। या जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं और अगर वो मोबाइल चलाना या कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो हम धीरे धीरे करके उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, तब भी हम शिक्षक की भूमिका में होते हैं। या हमारे घर में जो कोई हमारे काम में सहायक लोग जो आते हैं, अगर वो अशिक्षित हैं तो कभी कभी हम उन्हें भी अक्षर ज्ञान देते, तब भी हम शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका में होते हैं। और इसके अलावा राशि जी, आपको पता होगा कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हम अपने शिक्षकों से इतने प्रेरित होते हैं कि हम उनकी नकल निकालते हैं। तो माँ की कोई छोटी सी चुन्नी वगैरह कुछ है तो वो लपेट करके हमें ऐसा लगता है कि हम तो शिक्षिका बन गए हैं और ना खेल खेल में भी हम शिक्षक और शिक्षक की भूमिका के साथ हम खेलते। तो ऐसा आपके साथ अगर कुछ भी हुआ या जब कभी भी आपने एक शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका निभाई है तो उन दिनों को आप याद कीजिए, उन घटनाओं को याद कीजिए और हमें बताइए ताकि हम सबको बता सकें। बिल्कुल। तो अब हमने विषय बता दिया। हाँ, और इसमें भी एक शिक्षिका जो है अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रही है कि जैसे पढ़ाने का एक रोचक तरीका होता है ना, शिक्षा देना अलग बात है और एक रोचक तरीके से पढ़ाना ताकि बच्चों को उसमें रुचि हो। तो ये देखिए किस तरह से ईचक दाना बिचक दाना दानों को गिन करके किस तरह से वो बताती है कि ये कितने हैं ये कितने। तो ये एक तरीका है अपना पढ़ाई। तो और इसीलिए उन शिक्षकों को हम ज़्यादा याद रखते हैं जो इस रुचिकर तरीके से हमें पढ़ाते हैं, है ना। और जो हमें दंड नहीं दिया करते। तो कहते हैं ना कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और शिक्षक सबसे अच्छे सलाहकार। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जिंदगी रोशन हो जाती है। हम जीवन के किसी भी मुकाम पर हों, वो शिक्षक हमें हमेशा याद आते हैं जिन्होंने अक्षरों के साथ साथ जीवन के अनगिनत पाठ भी हमें पढ़ाए। बिल्कुल। और घर में बच्चे को माता पिता का प्यार और दुलार मिलता है। जब यही बच्चा स्कूल जाता है तो अजनबी माहौल में उसका मन घबराने लगता है और माता पिता का स्थान जो है अब स्कूल में कौन लेते हैं, शिक्षक लेते हैं। तो ऐसे समय भावुक और संवेदनशील व्यक्ति ही शिक्षक की भूमिका को निभा सकता है बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल। और ऐसे ही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी बड़े रोचक ढंग से पढ़ाते थे। सरलता उनके स्वभाव में थी और उनका चरित्र ज्ञान की गहनता से आलोकित था। हाँ,
और वे आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक और राजनयिक भी रहे। उनका जीवन और उनकी कही गई बातें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए हमेशा मायने रखने वाली है। और उनकी बातों में जीवन की मधुरता और सुंदरता महसूस होती है। जैसे जीने की कला वो हमें सिखा गए हैं, ऐसी कला जिससे इंसान का मन भी उन्नत हो और देश का मस्तक भी। जीवन के प्रति उनके व्यापक नजरिए को अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और आजकल किताबें पढ़ने का जो चलन है वो थोड़ा कम हो गया है और गैजेट्स बढ़ गए। हम देखते हैं ना कि बच्चों के हाथ में दिन भर सिर्फ मोबाइल रहता है। ज़्यादातर बच्चों के हाथ में वही दिखते, किताबें तो बहुत कम लोगों के हाथों में अब दिखाई देती है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। उनकी ये बात आज के उपकरण युग में भी उतनी ही अहम है। बिल्कुल, बल्कि आज के युग में तो अधिक ज़रूरी हो गई है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैब, टीवी के अधिक प्रयोगों ने हमारी रचनात्मकता को सीमित कर दिया है। सोशल मीडिया की बात करें तो आभासी खुशियां ही हमें सच्ची लगने लगती हैं और विचार करने की क्षमता तो इतनी कम हो गई है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और डॉक्टर राधा कृष्णन ने शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातें हमें बताई। उनकी इन बातों पर विचार कर, अच्छाइयाँ अपनाकर हम भी अपना जीवन परिपूर्ण बनाने की दिशा में चल सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने यह भी कहा था कि अच्छाई की राह पर चलते हुए हमें कई कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन कष्टों से हमें घबराना नहीं चाहिए। और क्या, आज शिक्षक दिवस के दिन हम उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हैं जिनका हमारे जीवन में अहम योगदान रहा और जिन्होंने अपने जीवन के पाठ हमें पढ़ाए, जिन्होंने हमेशा शिक्षा दी और आगे बढ़ने के काबिल बनाया। बिल्कुल। और स्कूल के दिनों के शिक्षक हमारे मन के किसी न किसी कोने को घेरे रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। उसी तभी तो है ना राजश्री जी, हम उनकी नकल निकालते हैं और उनके जैसे शिक्षक बनने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, हम मतलब एक बचपन से वो बात मन के अंदर भर जाती है कि हम बड़े होंगे ना तो हम टीचर बनेंगे। तो ये उन्हीं की वजह से होता है। और स्कूल में हम अपने शुरुआती जीवन का लंबा समय व्यतीत करते हैं और उस समय हमारा दिमाग एक खाली कॉपी की तरह होता है। उस पर पहली बार अपने अनुभव के रंग शिक्षक ही भरते हैं और ये रंग जो है कभी भुलाए नहीं भूलते। बिल्कुल। और बड़े धैर्य का काम होता है किसी स्कूल का शिक्षक बनना। भाई, बच्चों के चरित्र, संस्कार और ज्ञान की पूंजी शिक्षक ही देते हैं। देश के लिए योग्य नागरिक तैयार करने में शिक्षकों की बहुत अहम भूमिका होती है। और शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं को याद करने की परंपरा है। इसका उद्देश्य यही है कि हम उन लोगों को याद रखें, उनके प्रति मान का, एहसान का भाव रखें जिन्होंने हमको जीना सिखाया है, ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है। वैसे जी तो सब लेते हैं, लेकिन गुरु के बिना जीने का सही सलीका हम नहीं पा सकते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा। बिल्कुल मंजू जी, और समय चाहे कितना भी बदल जाए पर शिक्षक का महत्व तो कभी भी कम नहीं हो सकता। शिक्षक के बताए करियर को चुनकर बच्चे सफलता की इबारत लिखते हैं। सफलता के जिस पायदान पर कदम रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उन पैरों को राह दिखाने वाले और हजारों के बीच अलग पहचान बनाने में हमारी मदद करने वाले सभी शिक्षकों को आज हम दिल से नमन करते हैं। बिल्कुल नमन करते हैं। और इसी संदर्भ में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख भेजी है। एक जो है हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण इंसान होता है जो अपने ज्ञान, धैर्य, प्यार और देखभाल से पूरे जीवन को एक मजबूत आकार देता है। एक शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो अपने विद्यार्थी को सबसे बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के द्वारा प्रत्येक के भविष्य को आकार देता है। शिक्षक हर एक बच्चे की क्षमता का अवलोकन करता है और उसी अनुसार उस बच्चे को पढ़ाई में मदद करता है। शिक्षक ज्ञान, समृद्धि और प्रकाश का एक बड़ा स्रोत होता है जिससे कोई भी जीवन भर के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे श्रोता की बात है। और एक ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाया,
प्रणाम है ऐसे गुरु को जिसने हमें लक्ष्य को पाने का मार्ग दिखाया। और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि प्रथम गुरु या शिक्षक माँ है, जिसने हमें जन्म दिया और हमें बोलना सिखाया। और इसके अलावा लिखते हैं कि धरती माँ जिस पर पले बड़े, तीसरे हैं पिता जिसने हमारी उंगली थामी चलना सिखाया, चौथे हैं शिक्षक जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति हुई, पांचवें हैं आध्यात्मिक जिससे हमें गुरु कृपा मिली। इसके अलावा छठी गुरु जो है विविध भारती भी है। चलिए, आपकी उदारता है कि आप ऐसी बात लिखते हैं। और आगे लिखते हैं कि जब किसी ने एक शिक्षक से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तब उस शिक्षक ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि स्कूल में हीरा घिसने का काम कर रहा हूँ। मतलब विद्यार्थी रूपी हीरे को तराश कर उत्तम पढ़ाई की शिक्षा देकर उसे अनमोल रत्न बना रहा हूँ। अच्छे संस्कार के साथ ज्ञान का सिंचन कर देश की प्रगति के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने वाले हर एक शिक्षक को हम वंदन करते हैं। और हमारी श्रोता ने लिखा है कि एक श्रोता ने कि खुद की लिखी हुई कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। आज टीचर्स डे है। करते हुए गुरु का सम्मान है। गुरु हमारे मार्गदर्शन देते हमको ज्ञान है। गुरु बिना हम पाठ में अकेले रस्ते हैं, पर मंजिल नहीं सदा सदा गुरु को कहते हैं हम नमस्कार। बिल्कुल। तो चलिए, इन श्रोताओं ने जो आज अच्छी अच्छी बातें हमें लिख करके भेजी, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और भी शिक्षा की बात है, पढ़ाई की बात है और तरीके की बात है ना। अरे 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय जी ना हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं ना। पोषण का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। और अगर अच्छा पोषण हमें मिल रहा है तो शिक्षा ग्रहण करने में भी बहुत सहायक होती है वो चीज़ें। दिमाग अच्छी तरह से काम करता है, शरीर जब अच्छा रहेगा तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, तो हम अच्छी तरह से अपने शिक्षक की बातों को ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वो जो है वो सप्ताह चल रहा है। और पोषण हमारे जीवन का अहम पहलू है। स्वस्थ शरीर के लिए सही पोषण की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम सही खाद्य सामग्री का चुनाव करें और उनके सेवन का सही तरीका जाने। भाई, पोषण का असर सीधे तौर पर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। और बात जब बच्चों की आती है ना, तो पोषण संबंधी ये बात और भी अहम हो जाती है। बालपन में अनेक उनके जो है बच्चों के स्वास्थ्य की नींव पड़ रही होती है। उस समय उनको पर्याप्त और उचित भोजन मिलना आवश्यक है। तो आज हम नन्हे मुन्नों के पोषण और आहार की बात करेंगे। अन्नप्राशन के बाद यानी 6 माह के शिशु को ऊपरी आहार देना शुरू कर दिया जाता है। क्या खिलाएं, कितना और कैसे, इस मुद्दे पर नई माएँ जो हैं अक्सर असमंजस की स्थिति में रहती हैं। माँ का दूध जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक होने तक शिशु के लिए पर्याप्त होता है। उसके बाद उसे अन्य भोजन की ज़रूरत होती है। और 6 महीने के बाद शिशु के पेट में ऊपरी आहार को पचाने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो तैयार होने लगते हैं और जीभ पर स्वाद ग्रंथियां भी सक्रिय हो जाती है। ऊपर का भोजन शुरू करने में कुछ सावधानियां आवश्यक है और वो सावधानियां हम आपको बताते हैं कि जैसे एक समय में एक ही वस्तु दें, यानी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके उस समय ना दें जब खाने की शुरुआत करें, और सारी चीज़ें एक साथ नहीं हमें देना है, एक बार में एक चीज़, बस ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। और भी कुछ बातें हैं। बिल्कुल, दूसरी बात है कि जो भी आप शिशु को खाने दे रही हैं वो चीज़ें अच्छी तरह से मसली हुई होनी चाहिए। उसमें दाना नहीं होना चाहिए, जैसे सूजी का हलवा, घुटी हुई दाल या खिचड़ी, या मसला हुआ केला, मसला हुआ आलू, चावल की खीर, दाल चावल या मिल्क शेक, सभी कुछ एकदम बारीक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उस समय दांत तो होते नहीं हैं उनके, वो चबाते नहीं हैं, और अगर थोड़ा भी कोई बड़ा कण गया तो उनके गले में फंस सकता है। इसके लिए एकदम बिल्कुल बारीक पिसा हुआ भोजन ही उन्हें शुरुआत में देना चाहिए। और शिशु का जो पेट है वो बहुत छोटा सा होता है, इसलिए उसे दिन भर में 4-5 बार थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि माएँ है ना, बच्चों से बहुत प्यार करती है और उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, कुछ सारा प्यार ना मंजू जी खाने में ही तो ध्यान रखें कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसके पेट की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा भोजन जब तक बच्चा रुचि से खाए उतना ही खिलाइए। और भोजन के साथ साथ समय समय पर स्तनपान भी करवाना चाहिए। जब तक बच्चा कम से कम 1.5 साल का ना हो जाए तब तक उसे स्तनपान करवाना चाहिए। और भोजन के साथ साथ थोड़ा ऊपर से साफ पानी में, जब वो भोजन ऊपर का लेने लग जाए तब
तब पानी आप भी उसको दें। साफ पानी पीने के लिए दे सकते हैं। और शुरुआत में शक्कर और नमक की मात्रा तो बिल्कुल कम से कम रखें। 8-10 माह का होने के बाद ही भोजन या भोज्य पदार्थों की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकती हैं। इस दौरान 1 चम्मच हरी भाजी भी भोजन में ज़रूर शामिल करें। यदि बच्चा स्तनपान नहीं कर रहा है या दूध नहीं आ रहा है तो बच्चे को ऊपर का दूध भी आप दे सकती हैं। हाँ, हमने अभी ये कही कि शक्कर और नमक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन हम देखते बिल्कुल इसका उल्टा है राजश्री जी। है ना? हाँ, चिप्स का पैकेट पकड़ा देते हैं हम बच्चों को, उसमें कितना नमक होता है। चॉकलेट पकड़ा, सैचुरेटेड फैट होता है। हाँ, चॉकलेट हम पकड़ा देते हैं बच्चों को, वो कितना मीठा होता है। और इस अवस्था में, बच्चे की इस अवस्था में ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसके लिए आप घर का बना हुआ भोजन दीजिए जिसमें इन चीज़ों की मात्रा बहुत सीमित होनी चाहिए, ऐसा भोजन हमें देना है। दूध और दालें शिशु के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी की आवश्यकता पूरी करेंगे, जबकि आलू, केला, चावल, रोटी, सूजी उसे ऊर्जा देंगे और विटामिन एवं खनिज पदार्थों की पूर्ति करेंगे। तमाम पोषक तत्व बच्चे की मांसपेशियों, हड्डियों व मस्तिष्क के विकास में मदद करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें खिलानी है बच्चों को, ना कि चिप्स के पैकेट देने हैं, ना कि चॉकलेट देनी है। बिल्कुल। और बच्चों के खाने में दिन भर में थोड़ा शुद्ध घी अतिरिक्त रूप से मिलाएं, ये उसके दिमाग के सही विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। 10 से 12 मास के बीच बच्चे के दांत आते हैं, तो इस समय बच्चे के हाथ में गाजर, खीरा या रोटी, पराठा या महरी या फल जैसी कोई सख्त चीज़ हाथ में पकड़ाना अच्छा होगा। हाँ, तो वो हाथ में पकड़ के उसको दांतों से चबाते रहते हैं, हाँ, खुद से अपने हाथों से ना, तो उनको एक मन को उनको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो जो दांत जब निकलते हैं ना तो मसूड़ों में उनके हाँ कुछ बाहर सी होती है। हाँ, तो उस समय उनको उससे राहत मिलती है। तो बड़ा मज़ा आता है जब ऐसी चीज़ उन्हें कुछ दे दी जाए बिठा करके। और इससे बच्चे क्या होता है ना, खुद पकड़ कर खाने की आदत भी उनमें पड़ जाती है, साथ ही उनके मसूड़ों और दांतों के विकास में सहायता मिलती है। और यही समय होता है जब बच्चे के लिए खाने की थाली भी हमें अलग से लगानी चाहिए, यानी छोटी थाली, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख करके और उनके सामने रखी। हालांकि उन्हें खाना तो आता नहीं है, लेकिन उनको इस बात की समझ ज़रूर आएगी इस समय कि हाँ, ये मेरी थाली है और मुझे खुद से खाना है उसको, और सबके साथ बैठने की, उसको खाने की आदत भी इससे पड़ेगी। बिल्कुल। और बच्चे को खाना खिलाते समय या पानी पिलाते समय साफ सफाई पर तो ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। बच्चों को चाय, कॉफ़ी या एरेटेड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना। देखिए, हमने केवल चिप्स और उसकी बात की, लेकिन ये जो चीज़ें ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा इस आयु में पिज़्ज़ा, बिस्किट, ब्रेड जैसे ज़्यादा नमक और चर्बी से भरपूर भोज्य पदार्थ भी हमें नहीं देने चाहिए। और फलों के रस की जहाँ तक बात है, तो रस देने की बजाय अगर पूरा फल उसे खाने के लिए दे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खाने के लिए दे दे, या फिर उसको पूरा मैश करके अगर दे सकते हैं तो भी दे सकते हैं। तो ये हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा करने पर आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपका शिशु भी प्रसन्न रहेगा। एक बात और राशि जी, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि इन दिनों पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं ना कि माताएं क्या करती है ना कि बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देती हैं और वो अब मोबाइल की तरफ देखता रहता है और वो बच्चों को खिलाती रहती है। तो ये भी सही चीज़ नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर आप श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और अब थोड़ा घूमने चले। बिल्कुल। आज हम अपने सखियों को और साथियों को ले चलते हैं मंडला, है ना। मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में मंडला ज़िला स्थित है। ये नर्मदा नदी, बंजर नदी और बुढ़नेर जैसी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। ये सतपुड़ा के पठार से लेकर मैकल पर्वत श्रेणियों तक फैला हुआ है। यहाँ सागौन और साल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। ये ज़िला देश पर प्राण न्योछावर करने वाली रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं की भूमि रहा है। यहाँ कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक दर्शनीय स्थल है जो पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्व रखते हैं। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला ज़िले का प्रमुख पर्यटन स्थल है जो पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ बाघों के अलावा बारहसिंघा यानी दलदली हिरण
और कुछ अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। कान्हा पार्क से घूमने के लिए कान्हा संग्रहालय, बम्हनी, दादर पॉइंट, श्रवण ताल और घास के बड़े बड़े मैदान हैं। और मंडला जिले के रामनगर में स्थित महलों का निर्माण गोंड राजा हृदय शाह द्वारा 1651 से 1667 यानी कि 1667 के बीच में करवाया गया। रामनगर के महलों में सबसे प्रमुख है मोती महल। ये महल 3 मंजिला है। इसमें कई छोटे बड़े कमरे हैं। महल के आंगन की दीवार में एक लेख जड़ा हुआ है जिसमें गोंड राजाओं की वंशावली दी गई है। और रामनगर का दूसरा महत्वपूर्ण महल है राम भगत की कोठी, राय भगत की कोठी। और ये देखने में मोती महल का संक्षिप्त संस्करण दिखाई देता है। इसके अलावा एक बेगम महल भी है जो मुगल शैली में बना हुआ है। महल के सामने बावड़ी बनी है जो महल की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। रामनगर में एक विष्णु मंदिर भी है। इस मंदिर का शिखर गुंबदाकार है। ये मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। मंडला में सहस्त्रधारा भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ नर्मदा नदी की धारा कई धाराओं में विभक्त होकर छोटे बड़े जलप्रपात बनाती है। काले ग्रेनाइट और बेसाल्ट पत्थरों की चट्टानों के बीच से कलकल बहती नर्मदा नदी अति मनोहारी लगती है। और सहस्त्रधारा की चट्टानें लावा द्वारा निर्मित प्रतीत होती हैं। बरगी बांध के भराव के कारण यहाँ धाराओं और जलप्रपातों की संख्या कम हो गई है। इस स्थान पर का पुराणों में भी उल्लेख पाया जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सहस्त्रबाहु ने अपनी भुजाओं से माँ नर्मदा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नर्मदा हजारों धाराओं में विभक्त हो गई और सहस्त्रबाहु उसे रोक नहीं पाया। यहाँ 2 अति प्राचीन शिव मंदिर भी हैं। मंडला शहर के बीचों बीच स्थित है रपटा घाट, जो यहाँ का मुख्य घाट है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है। यहाँ प्रतिदिन शाम को माँ नर्मदा की महाआरती होती है और यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा नाव घाट, किला घाट, हनुमान घाट, नाना घाट, सिंहवाहिनी घाट, जेल घाट, न्याय घाट, चक्रतीर्थ घाट भी यहाँ देखने योग्य है। और मंडला में गर्म पानी कुंड भी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। माना जाता है कि इस स्थान पर परशुराम जी ने तपस्या की थी और इस कुंड में साल भर गर्म पानी रहता है। ऐसा माना यह भी जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों का नाश होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कुंड में सल्फर की चट्टानें हो सकती हैं। हाँ, सल्फर की वजह से वो पानी गर्म हो जाता है। बातें अभी और भी है और घूमने लायक और भी स्थान है। चलिए फिर वापस चलते हैं। मंडला है ना जहाँ हम सैर कर रहे हैं। बिल्कुल। मंडला शहर के बीचों बीच एक संग्रहालय स्थित है और इसमें पाषाण की प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं, ताम्रपत्र, अस्त्र शस्त्र, जीवाश्म, तांबे के सिक्के, धातु के सिक्के, पांडुलिपियां, आदिवासियों के सांस्कृतिक उपकरण संग्रहित करके रखे गए हैं जो देखने योग्य हैं। कई लोगों को शौक होता है ना ये सारी पुरानी चीज़ें देखने का। मुझे भी है। तो ऐसी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल। और इस संग्रहालय में बौद्ध कालीन, कलचुरी कालीन और गोंड कालीन जो है वो कई दुर्लभ प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। इन प्रतिमाओं में भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध सहित कई दुर्लभ प्रतिमाएं सहेज कर रखी गई हैं। और यहाँ महाराजपुर में एक संगम घाट है जो बंजर नदी और नर्मदा नदी का संगम स्थल है और यहाँ नर्मदा की धारा जो है सी आकार की दिखलाई देती है और इसके तट पर एक राधा कृष्ण मंदिर है। और ये जो सी आकार की जब ये धारा बनती है ना तो ये दिखने में बहुत मनमोहक और सुंदर लगती है। और मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में मंडला जिला स्थित है। ये नर्मदा नदी, बंजर नदी और मंडला का जो एक किला है ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ये पूर्व रामनगर गोंड राजाओं की राजधानी रहा है। ये किला 3 दिशाओं में नर्मदा नदी की अथाह जल राशि से घिरा हुआ है और चौथी दिशा में गहरी खाई खुदवाई गई है। इस प्रकार ये महल पूरी तरह आक्रमण से सुरक्षित हो सका है। और हाँ, मंडला जिले के ग्राम पुरखा के समीप नर्मदा के तट पर एक सूरज कुंड नाम का स्थान है। माना जाता है कि इस स्थान पर सूर्यदेव ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न ना हो इसके लिए अपने शिष्य हनुमान जी को आदेशित किया था। वहाँ हनुमान जी का भव्य प्राचीन मंदिर है और मंदिर के ऊपर सूर्य भगवान की 7 घोड़ों के रथ पर सवार प्रतिमा है।
मंडला से 20 किलोमीटर दूर एक सीतारपटन नामक स्थान है। इसके अलावा जोगन झूली जलप्रपात, अजगर दादर, मटियारी डैम, थानवर बांध, नक्खी माई मंदिर, राज राजेश्वरी मंदिर, ऐसी कई देखने योग्य जगहें हैं। तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो इन जगहों के बारे में आपको और भी पता चलेगा और आप देख पाएंगे। अब आपको बता दें कि वहाँ आपको कैसे पहुँचना है या कैसे पहुँच सकते हैं। तो मंडला शहर सड़क मार्ग से जबलपुर, नागपुर, रायपुर जैसे शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। मंडला से जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो नैनपुर है, जो 50 किलोमीटर दूरी पर है, और बड़ा रेलवे स्टेशन है जबलपुर, जो कि 95 किलोमीटर दूर है। और अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट है जबलपुर और नागपुर। तो इन दोनों ही जगहों से भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो राजश्री जी, हमारा जो एक आखिरी जो हमारा विषय हुआ कि जब वो दिन याद करो जब आपने शिक्षक की भूमिका निभाई, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने अनुभव हमें लिख भेजे हैं। हमारे अपने भी कुछ अनुभव है, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि कभी शिक्षक बनने का अवसर नहीं मिला, अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर पढ़ने का अवसर मिला, फिर बच्चों को पढ़ाई। बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे घर घर, जिसमें मम्मी पापा और कभी कभी हम लोग मास्टर साहब और बहन जी बनते थे, क्योंकि उस ज़माने में मिस नहीं होता था। मास्टर साहब, गुरुजी, दीदी जी, बहन जी, बस यही अपने शिक्षकों को बोलना रहता था। आज भी मैं टीचर नहीं बन पाती हूँ। पोता, देवर की बेटी जब भी होमवर्क करना होगा तो मुझे ही बोलेंगे आंटी चलो तुम भी पढ़ाई, तो मुझे भी बोलेंगे आंटी चलो तुम भी पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। मुझे ABC लिखने के लिए बोलती है, और जो क्लास में उसकी टीचर उसे बोलती थी वह सारा चीज़ हम लोगों के साथ जो है बोलती है। तो बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बन जाना होता है। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में स्कूल में जब कोई शिक्षक स्कूल में नहीं आते थे तो हमारी टीचर मुझे उस वर्ग के बच्चों को पढ़ाने को कहते थे, क्योंकि मैं वर्ग में सबसे होशियार विद्यार्थी था और मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता था। मैं शब्दों से पूरा ब्लैक बोर्ड भर देता था। मेरे एक परिचित का लड़का जो है वो संस्कृत में कमज़ोर था। ठीक 10वीं की परीक्षा के पहले उसे पढ़ाने का कार्य मिला। मैं कॉलेज में था और संस्कृत से मेरा संपर्क भी समाप्त था। फिर भी जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उसके आधार पर लड़के को पढ़ाया और वह विशिष्ट श्रेणी में संस्कृत में पास हुआ और गुरु दक्षिणा में मुझे थिएटर में मूवी दिखाई गई। ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और एक महिला हमारी श्रोता लिखती हैं कि वो दिन याद करो, मैं पुराना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी शिक्षिका का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। स्कूल में छोटी मोटी इंसिडेंट्स होती रहती है और मैं तो बच्चों के बीच खूब एंजॉय करती हूँ और बच्चे भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मैंने माँ के रूप में अपने बच्चों को शुरुआती शिक्षा ज़रूर दी है, पर मैं शिक्षक नहीं बनी। वैसे माँ बनना अपने आप में बहुत बड़े मतलब शिक्षिका का काम ही होता है कि बच्चों को हम कितनी सारी बातें सिखाते हैं ना, चलना, बोलना, खाना, रहन सहन, किस तरह से कपड़े पहनना है, मतलब बहुत सारी बातें अब सिखाते हैं। और जैसा इन्होंने लिखा है कि शिक्षा ज़रूर दी है लेकिन शिक्षक नहीं बनी। नहीं, आपने शिक्षा दी तो आप शिक्षक हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप जो है वो हमारे सबसे पहले प्रथम शिक्षक होते हैं, प्रथम गुरु माँ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल के वक्त हमारी केमिस्ट्री की टीचर हुआ करती थी। मैं कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठी थी, हमेशा टेबल पर बैठी थी। टेबल पर बैठकर उनको सारी छात्राएं दिखती थी। मैं कौन सी शरारत कर रही हूँ वह चौक फेंक कर मारती थी और पूछती थी क्या बात है। वह कभी मुस्कुराती भी थी, हंसती कभी नहीं खुलकर। बहुत ज़्यादा डांटा करती थी, हम लोग सब बहुत डरते थे उनसे, पर वह केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाती थी। हम लोगों को उनकी डांट भी पसंद थी। जब हम लोगों की विदाई समारोह हुआ तो हमारे कुछ साथियों ने उनको लिख कर दिया, जिस तरह भोजन के बाद सलाद खाने में स्वाद आता है, इस तरह पढ़ाई के साथ आपकी डांट खाने में आनंद आता है। सब लोगों को हमारा यह लिखा हुआ बहुत पसंद आया और वह भी बहुत खुलकर हंसे और उनकी सहेलियों ने और उन्होंने बहुत तालियां बजाई। ये हमारे एक साथी की बात है। और आप लिखती हैं कि स्कूल के दिनों में शिक्षक दिवस एक त्योहार जैसा था, जब 25 पैसे में एक छोटा सा टिकट मिलता था, जिसे आल्पीन की सहायता से, बड़े दिनों बाद ये
ये शब्द पढ़ने को मिला, आलपिन, मतलब सेफ्टी पिन की बात कर रही होंगी वो, सहायता से हमें लगाना होता था और वो इकट्ठा पैसे छात्र कोष में जमा होता था। पूरा दिन स्कूल का माहौल बहुत खुशनुमा रहता था। सीनियर क्लास की लड़कियां और हम भी जब सीनियर रहे तो अपनी टीचर की तरह ही साड़ी पहन के और उनकी ही तरह मेकअप गेटअप में जाते थे। बड़े मज़ेदार दिन हुआ करते थे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से समय भी एक बहुत बड़ा शिक्षक है जो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। ये हमारे साथी ने लिखा है। बिल्कुल, और यकीनन समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 7वीं में था तब इंग्लिश टीचर का रोल किया था। क्लास में मेरा इंग्लिश अच्छा था तो स्कूल के अध्यापिका ने मुझे सामने से ही इंग्लिश टीचर का रोल अदा करने को कहा था। बचपन में थोड़ा सा शर्मीला था लेकिन फिर भी अध्यापिका का मान रख के ये किया और सभी को इंग्लिश का एक चैप्टर सिखाया। बस उसके बाद डर चला गया और अपने आप में एक गजब का आत्मविश्वास महसूस किया। तो देखिए, टीचर जब हम बनते हैं ना तो हम वहाँ सामने खड़े होते हैं और हमारे सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको सिखाना होता है। ये जो परिस्थितियाँ होती ना, सचमुच ही हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर देती है कि इतने लोगों के सामने हम बोल सकते हैं। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि शिक्षक दिवस मेरे लिए तो बचपन से ही हर दिन शिक्षक दिवस रहा है। कारण यह है कि मेरी माताजी अध्यापिका थी, उन्होंने 35 साल से भी ज़्यादा नौकरी की। शादी के बाद पत्नी ने भी शिक्षिका के तौर पर स्कूल में नौकरी की। यहाँ तक कि विविध भारती के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी श्रोता बहनों में भी कई बहनें शिक्षिका के पद से रिटायर हुई हैं। तो कहना न होगा कि ऐसे में मेरी स्थिति आज भी छात्र की है जो शिक्षिकाओं से आज भी जुड़ा हुआ है। ऐसी सभी श्रोता बहनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। क्या बात है। अब देखिए ना मंजू, हम यहाँ दफ्तर आए तो हमने भी ये सब जो है मशीन है, कंसोल है, किसी ने किसी से सीखा, अपने सीनियर से सीखा। हम जब ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो वो भी हमने किसी न किसी इंजीनियर से पूछा, उनसे सीखा। जीवन में सीखना तो एक निरंतर प्रक्रिया है। अब क्या सीखते हैं और जिससे जो कुछ भी सीखते हैं तो वो उस वक्त के लिए, उस समय के लिए या हमेशा याद रह जाता है कि ये काम मैंने इनसे सीखा। तो सिर्फ पढ़ाई की बात अगर हम ना करें, जीवन में माँ बाप बहुत कुछ हमें सिखाते हैं दूसरे तरीके से, है ना। जीवन के गुण, जीवन के जो रास्ते होते हैं, जीवन में जो जीवन एक शांतमय जीवन हो या वो मतलब उथल पुथल भरा पाठ जिसे हम कहें, है ना। बिल्कुल, आपने अभी बात की ना राशि जी कि ये जब हम यहाँ आज कंसोल पर बैठ करके हम बोल रहे हैं तो मुझे भी वो दिन याद आ गए जब कोई ना कोई तो मेरे टीचर रहे होंगे। सचमुच जब पहली बार इस माइक का सामना किया था ना, मन इतना घबराया हुआ था। हालांकि जब माइक हमारे सामने होता है और कोई भी हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी के ना होने के बावजूद भी हम इस माइक के सामने बोलने से इतना घबराते थे कि बस पूछिए मत। लेकिन हमारे टीचर ने, यानी कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे साथी थे, उन्होंने हमें सिखाया कि नहीं, इसे आप एक अच्छा साथी मानिए अपना। ऐसा कि एक ऐसा साथी या एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं या जिसे आप बहुत चाहते हैं, ऐसा, और उससे जब हम बात करते हैं हम कितने प्यार से बात करते हैं। इस तरीके से मतलब ये एक पढ़ाने का या सिखाने का तरीका उनका रहा और उसके बाद ये जो माइक है ये हमारा इतना प्यारा साथी बन गया। तो देखिए, बातों ही बातों में और इस तरह की बातों में हम कब अपनी ज़िंदगी के पाठ जो है वो सीख जाते हैं पता नहीं चलता। तो ऐसे सभी टीचर को, ऐसे जो हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें जीवन के पाठ पढ़ाए, उन सभी को आज हम सादर नमन करते हैं। तो आज के सखी सहेली कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।